हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेंस हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। तो कक्षा 12 भूगोल का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देखने जा रहे हैं वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, जो अपने आप में न सिर्फ ज्योग्राफी का बल्कि इकोनॉमिक्स का भी, सोशियोलॉजी का भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं। ये हर जगह पर फैला हुआ है और इसका इंपॉर्टेंस, इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में, पूरी इकोनॉमी में बनता है। तो आइए आज अब क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टॉपिक्स के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को बांट के एक एक टॉपिक को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसके क्या क्या पार्ट हैं, कौन कौन सी चीजें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आती हैं। जैसे आज एक इंपॉर्टेंट हम चीज करने जा रहे हैं वो है परिचय एवं इतिहास, यानी इसका इंट्रोडक्शन कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या व्यापार क्या है, और इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेंगे कि कहां से ये कहानी शुरू होती है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। उसके पहले एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स की मैग्नेट बेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सकते हैं। कक्षा 6 से 12 तक की आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की हिंदी माध्यम में शिक्षा आपको मैग्नेट बेंस हिंदी पर निःशुल्क मिलती है। एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना या कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यापार क्या है। देखिए, ट्रेड का मतलब क्या है। ट्रेड का मतलब होता है जब हम क्रय या विक्रय करते हैं, जब हम कोई चीज खरीदते हैं या कोई चीज बेचते हैं, मुख्य रूप से ये क्रय है। हाँ, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस क्रय विक्रय का जो पूरा आप कह सकते हैं पूरा प्रोसेस है, ये समय के हिसाब से बदलता रहा, इसका प्रारूप या स्वरूप बदलता रहा। जैसे आप प्राचीन काल में चले जाइए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब भी हम डिस्कस करेंगे इस्तेमाल होती थी, जिसको हम कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। तब इस क्रय विक्रय के लिए कोई मुद्रा जैसी चीज नहीं थी। क्या था? बार्टर एक्सचेंज, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था। धीरे धीरे मुद्रा आई, मुद्रा के उसमें सोने चांदी के मुद्रा बने, उससे एक्सचेंज होने लगे और आज तो हम फिएट मनी या टोकन मनी के थ्रू, आज तक डिजिटल मनी के थ्रू भी ट्रेड करने लगे हैं। तो पूरी दुनिया में जो ये कॉन्सेप्ट है, यानी खरीदने बेचने का, उसे हम व्यापार कहते हैं। जब यही व्यापार आपके गली मोहल्ले, शहर, देश से निकलकर देश, दुनिया के दूसरे देशों के साथ आप करने लगते हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार बन जाता है, जिसको आज हम समझने वाले हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है। इतिहास में चले तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कोई नया नहीं है, ये होता रहा है। आप देखें तो चीन से जो रेशम मार्ग बना, सिल्क रूट बना, पूरी दुनिया में वहां से रेशम बिकने लगा। धीरे धीरे फिर जब औपनिवेशिक काल में जब सी रूट्स के माध्यम से यूरोपियन देशों के, जैसे पुर्तगाली, ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने दुनिया के अलग अलग देश खोजे, अमेरिका और भारत जैसे देश, तो फिर यहां से मसाले और कच्चा माल का ट्रेड होने लगा। धीरे धीरे फिर विनिर्मित वस्तुएं यानी कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का होने लगा। और आज पूरी दुनिया में अगर किसी चीज का सबसे बड़ा ट्रेड हो रहा है तो वो टेक्नोलॉजी का हो रहा है, सर्विसेज यानी सेवाओं का हो रहा है। ये सारी चीजें धीरे धीरे हम करके देखेंगे। व्यापार का आशय दो पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें यहां इंपॉर्टेंट आ रही हैं। वस्तुओं यानी कि क्या? गुड्स, और एक क्या आ रही है? सेवाओं यानी सर्विसेज। आजकल दुनिया में वस्तुओं और सेवाओं दोनों का क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, यहां दो पक्ष लिखा हुआ है, लेकिन आगे हम जब चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो दो तरीके का है। द्विपक्षीय तो होता ही है, अब बहुपक्षीय भी होने लगा है, मल्टीलेटरल ट्रेड भी होने लगे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अब इन दो पक्षों में एक पक्ष क्रेता होता है, यानी एक ऐसा होगा जो क्या करेगा? खरीदेगा, और दूसरा विक्रेता यानी कि बेचने वाला होगा। यह हमारी सभ्यता का प्रतीक है, यानी यह हमेशा से होता रहा है। प्राचीन काल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करता था मनुष्य, क्योंकि उस समय एक तो मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी और मुद्रा का चलन भी नहीं था। अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन और यहां से कई चीजें निकलेंगी। एक सिस्टम आपने सुना होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये अर्थशास्त्र में भी आपने पढ़ा होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, इसमें क्या होता था? इसमें यह होता था कि हम ये देखते थे कि दुनिया भर में पहले मुद्रा तो होती नहीं थी, तो एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया चलती थी, दूसरे वस्तु के एक्सचेंज का पूरा प्रक्रिया चलता था, पूरा कार्यक्रम चलता था। क्योंकि उसमें दो चीजें थी, लोगों की जरूरतें कम थी। मान लीजिए आप, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, किसी के पास मक्का है, किसी के पास कोई आलू है, तो सबको उन्हीं चीजों की जरूरत थी, एक दूसरे से लेन देन करके काम चल जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज क्या है कि दुनिया में आपके पास केवल रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी गाड़ियां चाहिए, आपको अच्छे टेलीविजन चाहिए, आपको अच्छा टेक्निक मोबाइल चाहिए, कपड़े चाहिए, तरह तरह की चीजें बन चुकी हैं।
और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास कोई ना कोई एक अनोखी चीज थी जिसकी खोज बाद में की गई। उसको कहते हैं उत्पादन का विशिष्टीकरण, यानी कि किसी के पास तेल निकला, किसी के पास खनिज पदार्थ निकले, किसी के पास कृषि लायक जमीन निकली, तो दुनिया भर के लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे से ये इन चीजों का लेन देन करें और अपना काम चलाएं, और मुद्रा आ गई, मुद्रा से ट्रेड होने लगा। तो प्राचीन काल में मुद्रा का चलन नहीं था, तो वस्तु दे देकर अपना लोग काम चलाते थे। अतः मनुष्य जो है दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की वस्तु की खरीदता था और उस वस्तु के बदले दूसरों को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं दे देता था। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी थी, जैसे दोहरे संयोग की कमी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जैसे इसमें होता क्या था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ठीक। अब इन व्यक्ति के पास क्या है, गेहूं है, ठीक है। इस व्यक्ति के पास क्या है, मान लीजिए लेट सपोज मक्का है, ठीक। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में नियम यह था कि ये अपना मक्का भाई साहब इनको देंगे और ये अपना बदले में गेहूं इनको देंगे। लेकिन अब इसमें कुछ समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि ये दोनों में ये कंपलसरी होना चाहिए कि इनको गेहूं की जरूरत हो, इनको और इनको मक्के की जरूरत हो, तब तो एक दूसरे की चीजें वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए कि इनके पास 1 किलो गेहूं है और इनके पास 10 किलो मक्का है, तो अब ये गेहूं के बदले मक्का कितना देंगे, कितना लेंगे, यानी वैल्यू क्या होगी, ये कंफर्म नहीं थी। मान लीजिए इनके पास मक्का नहीं, इनके पास घोड़ा है, लेट सपोज इनके पास घोड़ा है और इनके पास गेहूं है, तो क्या गेहूं के बदले घोड़े को ले लेंगे या थोड़े से गेहूं के लिए घोड़ा काट के देंगे? तो इसको दोहरे संयोग की कमी कहते थे, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, स्टोर ऑफ लैक ऑफ वैल्यू मेजरमेंट, यानी कि कोई इसमें वैल्यू नहीं था कि किस वैल्यू में लेन देन करना है। इसलिए धीरे धीरे फिर मुद्रा आई और व्यापार का स्वरूप बदल गया। ठीक, एक तो हमने ये इतिहास या परिचय के बारे में थोड़ा सा ये समझा। दूसरा, अब ये जो व्यापार है ये मुख्य रूप से 2 स्तर पर होता है। ठीक, एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, और एक होता है राष्ट्रीय व्यापार जिसको बोलते हैं नेशनल या इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। नेशनल ट्रेड या जो देश के अंदर होता है इसको हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार किया जाता है, जो हमारे पूरे चैप्टर का क्रक्स है, जिस चैप्टर को हम देखने वाले हैं कि जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच या राष्ट्रों की सीमाओं को पार करके हम व्यापार करते हैं तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड की परिधि में रखते हैं। अब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। ठीक, शुरू में व्यापार केवल स्थानीय बाजारों में होता था और मनुष्य अपने धन का अधिकतम उपयोग मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन और वस्तु पर खर्च करता था। केवल कुछ लोग ही विलासिता की वस्तुएं और महंगी वस्तुएं और आभूषण खरीदते थे। परिणाम स्वरूप विलासिता की वस्तुओं का व्यापार शुरू हुआ। तो कुछ लोग ही ऐसे थे जो विलासिता की चीजें खरीदते थे, बाकी लोग अपने जनरल जरूरत की चीजें खरीदते थे। सबसे पहले दूरस्थ स्थानों के मध्य व्यापार का कारण चीन का रेशम उद्योग बना। तो रेशम का जो कपड़ा था उसने लोगों को आकर्षित किया और इससे एक रेशम मार्ग, सिल्क रूट बना। देखिए, जो चीन से होता हुआ पूरा पर्शिया, ये भारत के ऊपर से होता हुआ पर्शिया, अरब और यूरोप तक चला गया और धीरे धीरे फिर दक्षिण अमेरिका, ये सारे देश भी जुड़ते चले गए, अफ्रीका भी जुड़ता चला गया। तो सबसे पहले अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास कहीं दिखाई पड़ता है तो वो दिखाई पड़ता है रेशम मार्ग या सिल्क रूट, जो बहुत ही फेमस है, फेमस नाम से जाना जाता है। ये पूरा आप देख सकते हैं, सिल्क रूट का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मार्ग द्वारा व्यापारी लोग भारत, ईरान तथा मध्य एशिया देशों से चीन के बने रेशम और रोम के बने ऊन का व्यापार करते थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रेशम मार्ग है मुख्य रूप से चीन और रोम, ठीक है, इन्हीं के मध्य किया जाता था। चीन और रोम के बीच ये मार्ग था, इटली का रोम। ठीक है, रोमन साम्राज्य पहले बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था, बाद में रोमन साम्राज्य गिर गया। इस व्यापारिक मार्ग ने बहुमूल्य धातुओं और अन्य महंगी वस्तुओं का व्यापार प्रोत्साहित किया। 12वीं और 13वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य विखंडित हुआ तो यूरोपीय व्यापार बढ़ गया। अब इसमें क्या हुआ, यूरोप के जो और सारे देश थे जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, है ना, इसके अलावा फ्रांस, ये सारे देश अब धीरे धीरे खड़े होने लगे व्यापार के लिए। समुद्री मार्ग और युद्धपोतों द्वारा अनेक देशों की खोज की गई और इन देशों के मध्य व्यापार प्रारंभ हुआ। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि 1492 में कोलंबस ने यूएसए मतलब अमेरिका को ढूंढ लिया। 1498 में कौन आ गए, वास्को डी गामा जी आ गए नाव लेकर अपना, कहां, भारत। तो इसने भारत की खोज कर दी।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन देशों को अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया, गुलाम बनाना शुरू किया, अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया। पहले तो व्यापार शुरू किया। भारत में भी जहांगीर के दरबार में आके, औरंगजेब के दरबार में आके लोग भीख मांगते थे कि व्यापार करने की अनुमति दे दो। व्यापार करने लगे तो यहाँ के राजाओं की कमजोरी के कारण यहाँ पर फिर उन्होंने कब्जा कर लिया। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ऐसे ही दुनिया के हर देश में ये कर रहे थे। तो यहां से व्यापार करना शुरू किया। अब क्योंकि ये अपने गुलामों से व्यापार करते थे, इसलिए उसको स्लेव ट्रेड कहा गया, दास व्यापार कहा गया। जो चाहते थे वहां से उठा के ले जाते थे, उसके बदले में कुछ चीजें लाके यहां बेच देते थे। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेश के साथ साथ विदेशी व्यापार ने एक नया रूप ले लिया। चूंकि यह व्यापार उपनिवेशों के साथ होता था, इसलिए इसे स्लेव ट्रेड कहा जाता था। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, इंग्लैंड वगैरह में 17वीं 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे क्या होने लगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होने लगी। उनको अपनी मिलें और उद्योगों के लिए कॉटन, कपास और कच्चा माल चाहिए था। तो इन उपनिवेश वाले जहां पे उन्होंने गुलाम बनाए थे, वहां से वो भारी मात्रा में सस्ते में ले जाते थे, वहां से माल लाके यहाँ की बाजार में बेचते थे। तो इसलिए स्लेव ट्रेड कहा गया। औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई, क्योंकि औद्योगिक राष्ट्रों ने अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल जो प्राथमिक उत्पाद के रूप में था, अपने यहाँ आयात करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह सस्ता था। तो पूरी दुनिया से, अमेरिका से कपास जाता था, भारत से जाता था, चाय और कॉफी, इस तरह का व्यापार। तो कहने को व्यापार था, वो एक तरफा ट्रेड चलता था, जैसे वो चाहते थे। यह क्रम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चलता रहा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रों ने व्यापार कर और अनेक प्रतिबंध लगाए। इन युद्धों के बाद व्यापार और शुल्क हेतु, यानी शुल्क को कम करने के लिए समझौते होने लगे, जिसको गैट कहा गया, जो बाद में WTO बन गया, जिसने शुल्क को घटाने में सहायता की। और आज अनेक छोटे छोटे व्यापारिक संगठन अस्तित्व में आ चुके हैं। एक चीज को आप समझ लीजिए, हुआ क्या, देखिए हुआ इसमें ये कि 1945 तक क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो एक बना UNO, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। और उस समय दुनिया में माहौल ऐसा था कि पूरी दुनिया में शांति चाहिए और व्यापारिक समझौते चाहिए, व्यापार ठीक से होना चाहिए। तो 1948 में एक और संस्था बनी, जिसको हम कहते हैं गैट। ठीक, इसको कहा गया जनरल एग्रीमेंट। ये अंग्रेजी के शब्द हैं, इसलिए मैं इसी तरह आपको बता दे रहा हूं। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब देखिए, टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है कि अगर जो सीमा शुल्क, अगर कोई देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है तो उस पर टैक्स लगाना। इन चीजों को कम करने के लिए गैट जैसी संस्था या एग्रीमेंट बनाया गया। इसमें देश शामिल हुए और उन्होंने कहा कि हम ठीक से व्यापार करेंगे, कम शुल्क लगाकर व्यापार करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी वार्ताएं हुई और 1995 में एक नया संस्था का जन्म हुआ, जिसको हम कहते हैं WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, जिसका भारत भी संस्थापक सदस्य है, जिसमें 164 देश हैं। इसकी राजधानी, इसका जो मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और इसने क्या किया, दुनिया भर में व्यापार को सुगम बनाने के लिए, व्यापार में होने वाले किसी तरह के डिस्प्यूट या झगड़े को सुलझाने का काम, व्यापार के लिए अच्छे नियम बनाने का काम, इसकी जिम्मेदारी WTO के पास आई, जिसने दुनिया में इसमें काफी हद तक करने में सहायता भी प्रदान की है। तो अब इस WTO के बनने के बाद कई और व्यापारिक संगठन भी अस्तित्व में आ चुके हैं। एक बात और आप ध्यान रखें, WTO की चर्चा आगे और करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों शुरू हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के विशिष्टीकरण का परिणाम है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कुछ ऐसे देश थे जिनके पास कुछ बेहतरीन अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स थे, इसलिए उनको लगा कि ये दूसरे देश में जाने चाहिए, दूसरे देशों को लगा कि ये हमारे पास आने चाहिए। इससे विश्व की अर्थव्यवस्था लाभान्वित होती है, क्योंकि इसमें न केवल वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार सम्मिलित है, वरन पूंजी, ये ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना, तो पूंजी भी आती है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, है ना। जैसे आपने सुना होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या है, जब एक देश दूसरे देश में निवेश करता है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होता है। व्यक्तियों का बौद्धिक संपदा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्ञान, कॉपीराइट, इन सब का आदान प्रदान होता है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। पूरी दुनिया का जो एक संगठन बना हुआ है, उसका सबसे बड़ा नींव जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। और राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है और लाभ प्राप्ति का माध्यम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाई जा रही है, विदेश नीति बनाई जा रही है, उसका सबसे बड़ा आधार इंटरनेशनल ट्रेड है। अगर आप व्यापार हटा दीजिए पूरी दुनिया से, तो शायद एक तो लड़कट के मर जाएंगे या कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड एक बैलेंस बनाने का भी काम पूरी दुनिया में करती है, पूरी दुनिया को संगठित करने का भी करती है, क्योंकि ये सारे देश क्या है, एक दूसरे पर एक तरह से आश्रित हैं।
अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या है, कौन कौन से वो मुख्य आधार हैं? तो पहला, राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल, इसकी चर्चा हम और डिटेल में भी करेंगे। आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे उससे भी डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड होगा कि नहीं। जनसंख्या कैसी है, कुशल है कि अकुशल है। कुशल जनसंख्या होगी तो जिस तरह की चीज बनाएगी वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, अकुशल होगी तो वो लेबर के तौर पर दूसरे देशों में काम करेगी। हमने कहा ना, वस्तु और सेवाओं दोनों का आदान प्रदान होता है, तो सेवाएं देगी जाकर अपनी। आर्थिक विकास, अगर आर्थिक विकास करना है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जरूर होगा, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से आर्थिक विकास होगा। विदेशी निवेश, आजकल के दुनिया भर में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश है। इसलिए विदेशी निवेश भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा आधार है। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन का तो अलग चैप्टर हमने देख लिया है। तो परिवहन जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। वस्तुओं का अभाव, अब जाहिर सी बात है अगर आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी तो आप व्यापार क्यों करेंगे। जैसे मालदीव है, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास पानी नहीं है और सारे खनिज पदार्थ नहीं है तो वो अपने ट्रेड करेगा। भारत के पास ऑयल और पेट्रोलियम नहीं है तो वो बाहर से मंगाएगा। जिसके पास अनाज नहीं है वो भारत से मंगाएगा। तो अभाव से भी क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। राजनीतिक संबंध, जिन देशों में बेहतर संबंध होंगे वो अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। उदाहरण के लिए आप यूरोपीय संघ देख लीजिए, 27 देश हैं, सभी देशों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा संबंध बनाया हुआ है तो उनमें इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये वो महत्वपूर्ण कुछ चीजें थी जो आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के परिचय से संबंधित हैं और उनके इतिहास से संबंधित है। कुल मिलाकर जब एक देश दूसरे देशों से या एक देश कई सारे देशों के साथ व्यापार करते हैं या संगठन बना के व्यापार करते हैं तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसके हमने कुछ आधार देखे, उसका इतिहास और बैकग्राउंड भी देखा। अगले वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड चीजों को। आई होप कि यहां तक आपको इसका परिचय और इतिहास समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। यहां पर आके आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके क्लास 12 सेलेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। और क्या क्या आपको मिल जाएगा, सीबीएसई पर बेस्ड पूरे सिलेबस का ओवरव्यू, हर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एमसीक्यूज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्रमवार तरीके से मिल जाएंगे कि एक जगह आप पढ़ सकें। सबसे खास बात यह है कि यह 100% मुफ्त है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि हम आप तक और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहें जिससे आपकी पढ़ाई निःशुल्क तरीके से और आसान बन जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।